हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जो हमारा यू टेट यानी कि उत्तराखंड टेट का पेपर 1 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का, उसको आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। पहले हमको ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पर्सन नंबर 1 से लेकर 30 तक आते हैं वो पोर्शन हमारा बाल विकास का रहता है। अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। अब इसके अंदर हमको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। यानी कि विद्यालय के अंदर जो शिक्षा होती है उसके जो गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्वेश्चन को रीड करना होगा कि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। फिर देखिएगा यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं पर, तो अगर बच्चे के पास सारी सुविधाएं हो जाएं तो उससे थोड़ी ही है कि हमें शिक्षा में गुणवत्ता मिल जाए। तो इसके अंदर फिर है यहाँ पर अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर, यानी कि जो हमारा टीचर है, अध्यापक है, अगर वो अच्छे तरीके से शिक्षित है और उसके अंदर गुणों का विकास अच्छे से हुआ है तो वो क्या करेगा, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर किस पर रहेगी, अध्यापक पर रहेगी। फिर देखिएगा यहाँ सेकंड क्वेश्चन, गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। यानी ये गेने कौन है यहाँ, वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या बताया है कि अधिगम क्या है यहाँ, सीखना। अधिगम का मीन्स क्या होता है, सीखना। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, सीखेगा कब बच्चा, जब कोई समस्या का उसकी समाधान का क्या हो जाएगा, अधिगम परिस्थिति होगी। तो वो तब क्या सीखेगा, यानी कि उसकी हर समस्या का उसको समाधान मिल जाएगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन है। यानी कि यह कथन किसने दिया है, तो अभिप्रेरित होगा तभी तो बच्चा सीखेगा, और जब सीखेगा तो आगे की ओर जाएगा यानी कि बढ़ेगा। तो यह कथन किसका है यहाँ, स्किनर का है। किसका है, स्किनर का। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावकों को चाहिए। यानी कि अभिभावक कौन होते हैं यहाँ, पेरेंट्स, यानी कि माता पिता। तो इसके अंदर दिया गया है बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना। हाँ जी, ये भी सही है। फिर है ट्यूशनों की व्यवस्था करना। फिर मनोविज्ञान हमारा क्या है, ट्यूशन के खिलाफ है, इसको ये निगेटिव वर्ड मानता है। फिर आता है अपने बालक की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना, विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करना। अब देखिए विद्यालय के अंदर तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा माता पिता को, क्योंकि उनका बच्चा वहाँ पर पढ़ता है। तो इसके अंदर क्या है कि अभिभावक को क्या करना चाहिए, बच्चे की जो प्रगति है, यानी कि बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं, तो उसकी प्रगति की समय समय पर क्या करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए। फिर देखिएगा यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत करने की योग्यता, यानी कि उल्टा। अगर वो कोई कार्य कर रहा है उसका जस्ट उल्टा करने की योग्यता अगर वो रखता है, तो इसने पूछा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है, किसका गुण नहीं है, ये पूछा है इसके अंदर। अब देखेगा यहाँ पर जो हमारे जीन पियाजे हैं इन्होंने हमें दी हैं 4 अवस्थाएं, SPCF, यानी कि 4 अवस्थाएं दी हैं। अब देखेगा यहाँ पर तो जो हमारी S है यानी कि सेंसरी मोटर, क्या है, सेंसरी मोटर, जो हमारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर संवेदी पेशीय अवस्था, ये कितनी रहती है हमारी, 0 से 2 वर्ष तक। क्या रहती है, 0 से 2 वर्ष तक। फिर देखिएगा यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट है तो इसके अंदर P से क्या बनता है यहाँ पर, प्री ऑपरेशनल। क्या बनता है, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज बनती है हमारी, यानी कि इसके अंदर हिंदी में बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये कितनी रहती है हमारी, 2 से 7 वर्ष तक रहती है, 2 से 7 ईयर तक ही हमारी रहती है। फिर देखेगा यहाँ पर C, तो C से क्या बनता है हमारा, कॉन्क्रीट। क्या बनता है C से, कॉन्क्रीट स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बनता है। ये हमारी कौन सी स्टेज है, 3rd स्टेज है। फिर देखेगा यहाँ अगर मैं F पर बात करूँ तो F से क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, फॉर्मल ऑपरेशन। क्या बनेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है। अब देखिएगा ये हमारी 4 स्टेज हैं, तो 4 स्टेज में जो हमारी फर्स्ट है इसके अंदर सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रियगामक, दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व सक्रियात्मक, फिर है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त सक्रियात्मक, और फिर है हमारी फॉर्मल यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब देखिएगा ये 4 अवस्था हैं, तो इसने यहाँ बात की है इनकी तो यहाँ बात की है कि इंद्रियगामक अवस्था। तो इंद्रियगामक अवस्था के अंदर बच्चा क्या करता है, यहाँ इंद्रियों से सब कार्य करता है। क्या करता है, इंद्रियों से सब कार्य करता है। तो इसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में आता है। क्या आता है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंदर आता है, जिसको हम संवेदी परक भी बोलते हैं। फिर देखिएगा यहाँ अगर मैं सेकंड की बात करूँ, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करना सीखता है यहाँ पर, यानी कि विपरीत करने की योग्यता का गुण उसके अंदर यहाँ पर नहीं होता है। किस अवस्था में होता है, यह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। और किस अवस्था का गुण नहीं है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का गुण नहीं है। फिर देखिएगा यहाँ 6th क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ 6th क्वेश्चन की बात करूँ तो यूनेस्को के 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा में उल्लेखित शिक्षा के स्तंभों में से निम्न किस विकल्प को सही शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में सम्मिलित नहीं किया है। तो इसके अंदर आता है यहाँ पर हमारा कि कमाने के लिए सीखना, जानने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना। तो नहीं बात की है तो कमाने के लिए सीखना है। फिर देखिएगा 7th ऑप्शन, अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर निर्भर करता है तो किस पर, उच्च वेतन पर, आधिकारिक सदृश स्थिति पर, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर, विद्यार्थियों और व्यवसायों के प्रति वचनबद्धता पर। तो किस पर, उच्च वेतन पर निर्भर करता है अध्यापक अभिप्रेरण। फिर देखिएगा यहाँ 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फैक्टर है, किसको प्रभावित करने वाला यहाँ पर, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को, यानी कि पर्सनैलिटी को। तो इसके अंदर सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक कारक या फिर सभी। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, ये सभी ऑप्शन में आएगा, यानी कि सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर या फिर हमारा सांस्कृतिक कारक। फिर देखेगा यहाँ पर 9th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वृद्धि और विकास को यहाँ पर, तो वृद्धि हमारी क्या है, यहाँ पर निरंतर नहीं चलने वाली अभिक्रिया है। विकास क्या है, जो निरंतर चलती हुई अभिक्रिया है। तो दोनों अलग तथ्य हैं ऐसा तो नहीं है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। फिर देखिएगा वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है, वृद्धि निरंतर नहीं होती है। फिर है यहाँ पर वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास का एक भाग है। तो ये इसके अंदर सही है कि वृद्धि क्या है, विकास का एक भाग है। फिर है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन इसके सभी सही हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, यहाँ पर वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है। फिर देखिएगा यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, यानी कि 10th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 10th क्वेश्चन की। तो अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें दिया गया है, वृद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अब देखिएगा जो हमारा यानी कि मल्टी फैक्टर जो थ्योरी दी हुई है हावर्ड गार्डनर ने, तो उन्होंने उसके अंदर कुछ यहाँ पर बुद्धियाँ बताई हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट यानी कि इसमें स्थानिक बुद्धि तो आता है, भाषाई बुद्धि भी आता है और संगीतीय बुद्धि भी आता है। और जो इसके अंदर नहीं आता है वो कौन सी, हमारी तरल बुद्धि है। क्या है, तरल बुद्धि। तरल बुद्धि क्यों है, क्योंकि ये किसने दी है, इसके प्रतिपादक कौन है, कैटल महोदय इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है। फिर देखेगा यहाँ 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में दिया गया है, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। तो वे कौन है, जीन मार्क गेसफर्ड इटार्ड है। फिर है निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ। तो कब हुआ, 13 दिसंबर 2006 को क्या हुआ, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन हुआ था। फिर है यहाँ पर, उस स्थान को पहचानिए जो अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। जो केंद्र है वो कौन कौन कहाँ कहाँ पर है, हमारे संस्थान कोलकाता में भी है, नई दिल्ली में भी है, भुवनेश्वर में भी है। कहाँ पर नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। फिर देखिएगा 14 क्वेश्चन। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि
परीक्षण नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो निदानात्मक परीक्षण, ये तो हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षण है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं। फिर है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य क्या है कि मूर्त किसी चीज़ को सामने दिखाकर परीक्षण करना। फिर है अगर कोई चीज़ हमने सामने दिखाई दी है तो उसको हम परीक्षण बोलेंगे ही क्या। फिर है कौशल परीक्षण की वो अपनी अक्षमताओं के अनुसार, अपनी कौशलताओं के अनुसार क्या करेगा, वहाँ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेगा। फिर है भाषा परीक्षण, यानी कि हम भाषा परीक्षण भी करते हैं। तो इसने बोला कि विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। क्या है, नहीं है। तो वो कौन सा है, हमारा सादृश्य परीक्षण नहीं है। फिर देखेगा यहाँ पर 15, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। यानी कि कुछ बालक क्या है, यहाँ पर पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं, तो उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, यानी कि नज़रिया, दृष्टिकोण क्या है यहाँ पर, नज़रिया कैसा होगा। तो कैसा, कठोर होगा, बिल्कुल नहीं। उदार होगा, नहीं। सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण, यानी कि स्नेहपूर्ण भी होगा और सहानुभूतिपूर्ण भी होगा। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है। फिर देखेगा यहाँ नेक्स्ट, यानी कि 16 क्वेश्चन। तो इसके अंदर दिया बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए। तो इसके अंदर दिया गया है कि बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या चाहिए, तो अधिक सुरक्षा प्रदान करना, बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना, ये तो बहुत ही गलत है। फिर है घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, हाँ ये सही है। योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना। तो इसके अंदर क्या है यहाँ पर, जो यानी कि सौहार्दपूर्ण विकास माता पिता को, तो माता पिता क्या करेंगे यहाँ पर, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेगा यहाँ 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला, यानी कि 17 क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित है। तो कौन सा है हमारा शिक्षक से संबंधित, यहाँ की बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षक। फिर है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति और सीखने के अनुभव, विषय सामग्री में उपलब्धि हासिल करना। तो यहाँ प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं, तो शिक्षक से जो संबंधित है। तो 17 के अंदर कौन सा आएगा, विषय सामग्री, यानी कि प्रभावित करने वाला कौन सा है, विषय सामग्री में उपलब्धि हासिल होना। यानी कि जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसमें उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे को भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा प्रभावित करने वाला ये कारक है। फिर देखिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी कि जो मानव है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो परिणाम किसका है, पालन पोषण और शिक्षा का। फिर है अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, केवल पर्यावरण का, केवल अनुवांशिकता का। अब देखिएगा जो हमारा पेपर रहता है ना, इसके अंदर कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैं केवल की बात करूं तो केवल क्या होता है, यहाँ निगेटिव वर्ड होता है। अगर आपको कभी भी निगेटिव वर्ड चूज़ करना है तो उसमें हमारा जो ऑप्शन यानी कि केवल को देखते ही कट कर दीजिएगा। फिर देखेगा यहाँ पर तो कौन सा है हमारा, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का। अब इसके अंदर ये मेन रोल रहता है, यानी कि जहाँ भी ये ऑप्शन हमको देखने को मिले कि पर्यावरण और अनुवांशिकता, तो मोस्टली यही उसका आंसर रहता है। फिर देखेगा यहाँ 19 क्वेश्चन, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है। तो यहाँ पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, विद्यालयी अवस्था में। तो शारीरिक विकास कब होता है हमारा, शैशवावस्था में, यानी कि तेजी से। होता तो सभी अवस्थाओं में ही है, लेकिन तेजी से कब होता है, शैशवा अवस्था में तेजी से होता है। फिर देखेगा यहाँ 20 क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा 20 क्वेश्चन है उसको देखेगा। इसके अंदर दिया है कि कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। कैसे, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको सम्मिलित करके, या व्यवहार कैसा करना है इस पर सख्त निर्देश देकर। तो यहाँ पर सख्त निर्देश तो क्या है, निगेटिव वर्ड है,
क्या है, निगेटिव वर्ड। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें जो हमारा कोहल वर्ग है, तो कोहल वर्ग ने हमारी जो स्टेज दी है, तो कितनी स्टेज दी है, 4 स्टेज दी हैं। फिर इसके अंदर जो हमें बताया गया है यानी कि पूछा है, तो क्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, नैतिक जो हमारे कोहल वर्ग हैं ये नैतिक विकास इन्होंने दिया है। तो नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको सम्मिलित करके हम नैतिक मूल्य को पैदा कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर 21 की पियाजे का सिद्धांत सम्मिलित है बालक के मनोवैज्ञानिक विकास से, संवेगात्मक भावनाओं से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो जो हमारे जीन पियाजे हैं और इनका हमारा सिद्धांत जो रिलेटेड है वो किससे है, संज्ञानात्मक विकास से। किससे रिलेटेड है, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। फिर देखेगा यहाँ पर 22, तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। तो नाड़ी तंत्र, शरीर का ढांचा, अंतःस्रावी ग्रंथियां सभी हैं लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, प्रत्यक्षीकरण रहेगा। फिर देखिएगा 23 जो क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं तो कौन कौन से हमारे, शैक्षिक उद्देश्य से, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन या फिर ये सभी। तो इसके अंदर क्या आएगा, शैक्षिक उद्देश्य भी आएगा, यानी कि हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है या सिखाने का उद्देश्य है क्या। फिर हमारा सीखने के अनुभव की जो पहले से सीखा हुआ है यानी कि पूर्व ज्ञान, और जो हमारा यानी कि फिलहाल का ज्ञान, तो दोनों को करके यहाँ सिखाया जाता है। फिर है व्यवहारात्मक परिवर्तन, तो उसके अंदर मूल्यांकन के अंदर क्या आते हैं, ये सभी आते हैं। फिर देखेगा नेक्स्ट कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या हैं, तो आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, प्रणोद है या फिर ये सभी हैं। तो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो प्रेरणात्मक यानी कि हम आवश्यकता जो बच्चे को चाहिए हम वो चीज़ देकर भी उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं, हम उसको प्रोत्साहन देकर भी यानी कि मोटिवेशन देकर भी कर सकते हैं, और हम उसकी प्रशंसा, प्रणोद क्या है यहाँ, प्रशंसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या रहेगा, इसका डी ऑप्शन रहेगा। फिर देखिएगा यहाँ 25 ऑप्शन, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है, वस्तु पर, प्रतीक चिन्ह पर, तर्क पर, ये सभी। तो जो हमारा इसके अंदर आया था तो उसमें मैंने बात की थी, जो हमारी स्टेज है यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है तो उसमें क्या करता है बच्चा, वस्तु स्थायित्व गुण पा लेता है। तो ज्ञानात्मक विकास की पूछी है, तो इसके अंदर जो हमारा 25 का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि वस्तु पर स्थायित्व पा लेता है। फिर देखेगा यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। एक होती है हमारी औपचारिक शिक्षा और एक होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। तो इसके अंदर जो हमारा रहेगा कि अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो जो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है पूछा है, तो ये सभी, ये जो हमारे 3 हैं ये क्या है, अनौपचारिक यानी कि अभिभावकों द्वारा भी अनौपचारिक होती है, मित्र समूह भी अनौपचारिक है, पड़ोसियों द्वारा भी अनौपचारिक है, और जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ तो ये भी कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन यहाँ पूछा है कि जो नहीं है तो क्या है, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। फिर देखेगा यहाँ पर 27 जो क्वेश्चन है कि समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया है। तो 27 के अंदर ये पूछा गया है, तो किसने दिया है, राधाकृष्णन आयोग ने, कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। फिर देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 28 कि अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तित्व विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है वो सबकी कैसी है, डिफरेंट होती है। तो अधिगमकर्ता कौन है यहाँ, यानी कि बालक, सीखने वाला। अधिगम क्या होता है, सीखना। तो देखिएगा विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, सख्त अनुशासन लागू करना, परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, समान सीखने की गति पर बल देना। तो 28 का जो ऑप्शन रहेगा वो क्या है, विभिन्न। तो यहाँ बात की गई है विभिन्नताएं, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव
प्रदान करना, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि बच्चा किस विधि से किस अच्छे तरीके से सीख जाए। तो हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव उसके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। फिर देखिएगा, बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। तो किसने दिया यहाँ पर, टर्मन ने। किसने दिया, टर्मन ने। फिर देखिएगा, प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया। प्रयोग द्वारा सीखना, तो यहाँ जो सीखना है यानी कि अधिगम है वो यहाँ किसने दिया, प्रयोग द्वारा। तो वो किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। किसने दिया है, कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्वेश्चनों को पढ़ के आपको लगा होगा कि जो हमारे EVS के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर कि एक तो अभिप्रेरणा से क्वेश्चन दिए गए हैं, एक जीन पियाजे से दिए गए हैं, कोहल वर्ग से दिए गए हैं और कुछ हमारे बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और हमारी अवस्थाओं पे भी अवस्थाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो इनको हमें क्या करना है, थोड़ा सा डीपली पढ़ के जाना है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम यहाँ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर लैंग्वेज 1 की यानी कि हिंदी के जो हमारे प्रीवियस ईयर है 2021 वाला उसको सोल्व करेंगे। अगर आपके लिए सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच।